हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बट इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप लोग अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया? दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व, एलिमेंट्स फाउंड इन टीथ एंड बोन्स। ठीक है, टीथ और बोन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो अगर आप लोग को इस चीज को मैं बताऊं कि हमारे बॉडी में आयरन भी है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, प्रॉपर लोहा नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में आयरन है भी और हमें आवश्यकता भी होती है, अच्छी खासी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ना बहुत सारे बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी में उपस्थित हैं, हम लोग को पता नहीं रहता उपस्थित है, इसलिए अलग अलग तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि हम लोग को गोल्ड जो होता है ना, सोना, सोना है, चांदी है, दोनों की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे हमारे पास हमारे अंदर में एलिमेंट्स उपस्थित हैं हमारे शरीर में। अब ये सोना और चांदी का क्या काम है, सोचिए। ठीक है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका यूज क्या है, इसको हम लोग हमारे बॉडी में इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारे पास रहता है। अब ये मत सोचना कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं क्या, ऐसे करके। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जो मिठाई का रैपर होता है, मिठाई का रैपर इन द सेंस, मिठाई में एक परत लगाई जाती है चांदी की। ठीक है, थोड़ा सस्ता मिठाई है तो चांदी की परत, क्या पता जो ज़्यादा महंगा बेचना चाहे तो वो सोने का परत भी चढ़ा दे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है। अब जो भी है, अब आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसको चढ़ाया भी जा सकता है। बट एक और आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बहुत पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था, सोना चांदी च्यवनप्राश करके। वहाँ एडवर्टाइजमेंट से ही समझ आता है कि अगर कोई हम लोग को सोना और चांदी को खिला रहा है च्यवनप्राश में मिला के, मतलब हमारे बॉडी के लिए कुछ तो अच्छा होगा, आवश्यक होगा, हमारे बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता होगा, उसीलिए खिला रहे हैं। अब ये सीधा सीधा सोने के रूप में नहीं जाता है या चांदी के रूप में नहीं जाता है, ये आयंस में टूट जाता है और आयंस के रूप में हमारे बॉडी में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ दांतों और हड्डियों की बात करें ना, तो इसमें क्या रहता है, एक तो हमारे पास कैल्शियम, क्या कैल्शियम बोलते हैं ना, बोन्स के लिए अच्छा होता है कैल्शियम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चूना को उठाए और खा लिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आयंस के रूप में उसको पहुंचाना रहता है। अलग अलग हमारे पास खाद्य पदार्थों में से अलग अलग हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो गेन होते जाते हैं। तो हमारे पास हमारे बॉडी में क्या क्या रहता है, मतलब हमारे जो दांतों और हड्डियों की बात करें ना, तो कौन सा रहता है हमारे दांतों और हड्डियों में, कौन सा एलिमेंट रहेगा? कैल्शियम और फास्फोरस, ध्यान रखेंगे। और कैल्शियम फास्फेट जो रहता है ना, बेसिकली कैल्शियम फास्फेट होता है सर्वाधिक मात्रा में। अब कैल्शियम फास्फेट में क्या रहेगा, कैल्शियम भी है फास्फेट भी है, यहाँ पर एलिमेंट पूछा है। अगर यौगिक पूछता तो सीधा सीधा कैल्शियम फास्फेट बताया जा सकता था। बट अच्छा, यहाँ पर अब देखते हैं हमारे पास हड्डी है और दांत है। ठीक है, इसके अलावा और भी बॉडी में और भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारे बॉडी का पूरे ऊपर से लेके नीचे तक कौन सा है, तो दांत है। और दांत में भी इनेमल करके एक होता है, दांत हमारे बॉडी हमारे मुंह में होता है, जबड़े में होता है, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारे बॉडी का, पूरे के पूरे बॉडी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? अब हड्डी किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं कैल्शियम या फास्फोरस कुछ दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास? आयोडीन दिया हुआ है, आयोडीन है, लोहा है, कोबाल्ट है, कैल्शियम है। वाई डू ह्यूमन बोन्स बिकम वीक इन ओल्ड एज? ओल्ड एज में वीक क्यों हो जाता है, किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अब आयरन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, आयरन किसके लिए आवश्यक है? हमारे बॉडी में जो रक्त होता है ना, उसके लिए आवश्यक रहता है हमारा आयरन। अब रक्त के लिए आयरन कैसे? जो हमारा ब्लड रहता है ना, ब्लड रहता है, ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन रहता है। इस हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? आयरन से होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है आयरन के कारण। और वैसे ही पेड़ पौधों में जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, वैसे ही वो लोग के में क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है हमारे पास एलिमेंट जो रहता है, वो मैग्नीशियम रहता है। तो हमारे बॉडी में अगर कंपैरिजन अगर पूछा जाए कि जो काम हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में
ठीक है। एनिमल बॉडी मतलब हम लोग अपने आप को जानवर बोल रहे हैं, हम लोग जानवर हैं, ठीक है। हम लोग अलग टाइप के जानवर हैं, 2 पैर में चलने वाले जानवर हैं, ठीक है। लेकिन जानवर मतलब जो एनिमल, देखो हमारा जो क्लासिफिकेशन है ना बायोलॉजी का, वो 2 टाइप से किया गया है। एक में पेड़ पौधे आते हैं, एक में आते हैं जानवर, ठीक है, जंतु आते हैं, जंतु जगत और पादप जगत। तो उसी को बोलते हैं, जो जंतु जगत है उसको बोलते हैं जूलॉजी, और जो पादप जगत है उसको बोलते हैं बॉटनी। इसलिए बॉटनिकल गार्डन सुने होंगे, तो वहां पर क्या रहते हैं, अलग अलग टाइप का वहां पर पेड़ पौधा रहेगा, अलग अलग टाइप का, अलग अलग जगह से लेके आए रहेंगे। तो बॉटनिकल गार्डन कभी भी सुनो तो वहां पर कोई जानवर नजर नहीं आएगा, ये चीज को ध्यान रखना। अच्छा, थोड़ा बहुत नजर भी आ सकता है, कीड़ा है, ठीक है, वो उड़ रहा है, मधुमक्खी उड़ रहा है, तितली उड़ रहा है, ये सब तो नजर आ सकता है। जानवर में उसमें वो उसको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो काम हमारे बॉडी में आयरन करता है ना, पेड़ पौधों में वही काम कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए आयरन है, उतना इंपॉर्टेंट उन लोग के लिए मैग्नीशियम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर, मतलब मेन पार्ट क्या है पूरे के पूरे पाचन तंत्र का। देखो पहली बात तो हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, सर्वाधिक मतलब अधिकांश पाचन कहाँ होता है। तो अगर हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, ये हमारा हो गया लीवर, ठीक है, ये हमारा लीवर हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, लीवर भी हो गया, गड़बड़ भी हो गया। ये यहाँ से आएगा, ये रहेगा हमारा आमाशय, और ये है हमारा लीवर, ठीक है। ये 2 भाग में बटा रहता है, यहाँ से हमारा निकलता है, ये हमारा बाइल जूस निकलता है, यहाँ से सीक्रेट होता है, और ये आगे बढ़ा यहाँ से ऐसे, और ये जाके यही आगे जाके क्या बन जाता है, हमारा छोटी आंत बन जाता है। ये हो गया हमारा, अब यहाँ से बाहर हो गया, अब यहाँ से बड़ी आंत आ जाएगी, ठीक है, ये बड़ी आंत हो गई। एक रफ डायग्राम है ये, ठीक है। तो इस सबसे पहले खाना कहाँ से, देखो अब भोजन का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है। क्वेश्चन ऐसा बहुत बार पूछा गया है कि भोजन में मतलब भोजन पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सब बहुत सारे लोग इसमें लगा देते हैं, ये जो होता है आमाशय, स्टमक जो होता है ना, इसमें लगा देते हैं आंसर, कि यही आंसर है। सबसे पहले कहाँ होता है स्टार्ट, स्टमक में होता है, अष्टमक मतलब अष्टमक बोल, ठीक है, आमाशय, ठीक है, आमाशय में होता है, ऐसा लगा देते हैं क्योंकि सबसे पहले आया यहीं पर, और यहीं पर पाचन स्टार्ट हो रहा है। बट इससे पहले पाचन स्टार्ट हो जाता है मुंह में। पहला मतलब पहली प्रक्रिया क्या है, उसको बारीक हिस्सों में तोड़ना। तो जब पूरा हम लोग मतलब उसको काटते हैं ना, कोई भी कुछ भी खा रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, लिक्विड पी रहे हैं तो वहां पर बात अलग है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ सॉलिड खा रहे हैं ना, मटेरियल सॉलिड मटेरियल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होता है, हम लोग पहले उसको चापते हैं, हमारे दांतों से वो बारीक हो जाता है। बारीक होने के बाद फिर हमारे हमारे यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ से निकलता है लार, लार निकलता है, फिर मिक्स हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर पहुँचता है आमाशय में, फिर यहाँ से आगे बढ़ता है, यहाँ से बाइल जूस आता है, यहाँ पर से पित्त मतलब यहाँ पर से आता है अग्न्याशी का रस आता है, ठीक है, पैनक्रियास से। अब ये आगे बढ़ते बढ़ते ये है हमारा छोटी आंत, छोटी आंत से निकलने के बाद बड़ी आंत में प्रवेश करता है, और फिर एनस से होके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाचन जो है, ये देखो, एक तो यहाँ आमाशय में क्या होता है, यहाँ पर ना बैक्टीरिया खत्म होता है, HCl और जो पाचक रस होता है ना, डाइजेस्टिव लिक्विड जो रहता है उसमें वो यहाँ पर मिक्स होता है ना, वो जब मिल जाता है ना पूरा खाना में, हम लोग जो भी खाए ना सारा का सारा यहाँ पर आ गया। अब उसमें एसिड गिरेगा, और जो डाइजेस्टिव जो लिक्विड रहेगा ना, सॉल्यूशन रहेगा, वो पूरा यहाँ पर आके मिल जाता है, तो पूरा पूरा उसको ना गला देता है, और उसमें जितना भी बैक्टीरिया रहता है सबको मार देता है। अब ये आगे बढ़ने के बाद जब ये यहाँ छोटी आंत में पहुंचता है ना, जब छोटी आंत में पहुंचता है तब मेन पाचन स्टार्ट होता है। यहाँ पर से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है जल्दी जल्दी खाना, और खाना एब्जॉर्ब होके जल्दी जल्दी अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचता है, और फिर वहां ऑक्सीकरण होता है, फिर हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर सारा का सारा पाचन या भोजन का पाचन मेनली ना यही होता है, छोटी आंत में। उसके जब ये बड़ी आंत में पहुंचता है ना, जो भी मटेरियल है ना सारा का सारा जब बड़ी आंत में पहुंचता है, तो बड़ी आंत में पहुंचता है ना, यहाँ पर स्टार्ट होता है जल का पाचन।
जल यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, मतलब पाचन पाचन इन द सेंस एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा ना जल का, ठीक है। ये पूरा एब्जॉर्ब होके फिर जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया वो सारा मटेरियल बाहर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं अधिकांश भाग में मतलब पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन जो है ना वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ये स्टार्च, ये प्रोटीन वसा। अब यहाँ पर भी दो जगह प्रोटीन दे दिया है, तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन से ये एमिनो एसिड में चेंज करता है। जो पेप्सिन प्रोटीन है ना वो एमिनो एसिड को किस में चेंज करता है, एमिनो मतलब प्रोटीन को है एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में चेंज हो गया, वैसे अगर हम लोग फैट को कंज्यूम करते हैं तो ये फैट किस में सबसे पहले जब इसको तोड़ते हैं ना तो ये सबसे पहले किस में टूटता है, फैटी एसिड में। सबसे पहले फैटी एसिड में टूटेगा, उसके बाद फिर इसको और तोड़ते हैं तो ग्लाइकॉल में टूटता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इसको और तोड़ते हैं ना तो फिर ये चेंज होता है फिर ग्लूकोज में। उसके बाद फिर हम लोग को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग कोशिकाओं में। ध्यान रखेंगे इस सीक्वेंस को, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखते हैं पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर क्या होता है, पेस मतलब देखो व्हाट इज पेस मेकर रिलेटेड टू, ठीक है। तो जो पेस मेकर होता है ना, जब हार्ट में ना ज़्यादा जोर पड़ता है ना, मतलब ये या हार्ट ना एकदम स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जैसे अगर दौड़ रहे हैं ना, दौड़ने से क्या होता है, हार्ट बीट स्पीड हो जाता है। और सोते हैं ना, इस बात को ध्यान रखना, जब सोते रहते हैं ना तो हार्ट बीट स्पीड मतलब आराम से धीरे धीरे चलता रहता है, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करना है। वर्कलोड बढ़ता है ना तो हार्ट बीट बढ़ता है, हार्ट बीट का स्पीड बढ़ जाता है। तो पेस मेकर जो क्या करता है, हमारा बॉडी जो है ना, अगर एकदम मतलब हार्ट बीट एकदम ज़्यादा बढ़ गया तो पेस मेकर क्या करता है, उस हार्ट बीट को ना कंट्रोल करता है। ज़्यादा स्पीड हो गया ना तो कम करने की कोशिश करेगा, और अगर कम हो गया ना तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो मतलब पेस मतलब क्या होता है, स्पीड को बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, दोनों ही चीज़ करेगा। ध्यान रखेंगे काम दोनों ही है, अगर ज़्यादा बढ़ जाता है ना हार्ट बीट तो उसको कम करने का काम करेगा, अगर कम हो जाता है तो फिर उसको बढ़ाने का काम करेगा। दोनों ही काम है पेस मेकर का। तो ये किसमें किसका स्पीड को बढ़ाता कम करता है, हृदय का, हार्ट का। तो हाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो क्या होता है, किसमें अगर हम लोग मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन से मतलब किस पे दबाव डाल रहे हैं कि वहां पर उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। तो देखो या तो हार्ट, पहला ऑप्शन क्या है हार्ट, शिरा मतलब होता है वेन, और धमनी मतलब आर्टरी, और कोशिका मतलब सेल। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ये क्या होता है, आर्टरी जो रहता है ना हमारा धमनी, जिसमें से क्या होता है, आर्टरी से क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और धमनी शिरा से क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो इस शुद्ध रक्त बहने वाले जो हमारे पास नाड़ी होती है ना, हमारी जो तंत्र होती है, तो उसमें अगर दबाव बढ़ जाता है, उसमें का स्पीड बढ़ गया, उसमें लगने वाला दबाव जो है वो बढ़ गया, तो उसी को बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। और उसका प्रेशर जो है वो कम हो गया तो फिर उसी को बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन है, जस्ट अभी बताया मैं। सोते समय क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर रहता है ना वो लो हो जाता है, कंपैरेटिवली लो होता है। ऐसा नहीं कि लो हो गया निपट गया, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। कंपैरेटिवली, जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अभी जग रहे हैं, सोते सोते तो वीडियो देख नहीं सकते, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो इस टाइम पे ना हम लोग का जो बॉडी है ना एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर में, मतलब हम लोग के बॉडी में ना जो ब्लड है वो नॉर्मल प्रेशर पे सर्कुलेट हो रहा है। बट अगर हम लोग सो जाएं, जैसे सोते बाद में सोएंगे, ठीक है, अभी हम लोग दौड़ने लग जाएं, ठीक है, मम्मी बोली कि जा जल्दी से दौड़ के धनिया पत्ती लेके आ। अब निकल गए धनिया पत्ती लेने के लिए, दौड़ते दौड़ते जाएंगे कि खाना भी बनने वाला है, जल्दी जल्दी दौड़ के जाना पड़ेगा। तो गए और लेके आए, तो जब वापस दौड़ के जाएंगे, दौड़ के वापस आएंगे, तब तक हम लोग का हार्ट बीट कंपेरेटिवली बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग का तो सांस भी फूलने लग जाएगा भाई, कम एज में भी
हाँफने लग जाते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हार्ट बीट स्पीड हो गया, मतलब दौड़ रहे हैं ना या फिर कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का हार्ट बीट क्या होता है, स्पीड हो जाता है। अब मम्मी खाना बना दी, अब खाना बना दी, अब खाना खाया, आराम से खाए, अब खाना खा लेना तो फिर अब सोएंगे, CGPSC तो होते रहेगा, यही सोचते हैं सब। उसके बाद फिर सो जाते हैं। अब सो गए ना, एक बार सो गए तो फिर क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर जो इतना मेंटेन वो था ना, इतना स्पीड से चल रहा था अभी, अब एकदम आराम आराम से चलेगा। अरे भाई अब आराम, जो अपना भाई है ना वो अब आराम कर रहा है, तो आराम कर रहे तो फिर धीरे धीरे चलो, ऐसे करके बोलता है। तो क्या होता है, रक्त दाब क्या हो जाता है, घटते जाता है, अगर सो रहे हैं तब। और अगर हम लोग मतलब जग रहे हैं तो नॉर्मल नॉर्मल केस में रहेगा, और अगर दौड़ रहे हैं तो फिर हमारा स्पीड हो जाएगा, या फिर कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं तो। अब मानव रुधिर का पीएच क्या होता है, हमारे पास ना एक पैमाना है, आई थिंक सबको पता होगा, बचपन में सभी पढ़े हैं। हमारे पास एक पैमाना रहता है जिसमें अलग अलग नंबर दिए रहते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है 14 तक, और बीच में आता है 7। तो 7 जो होता है पीएच इसका रहता है पानी का। और ये पीएच स्केल का यूज किस में करते हैं हम लोग, एसिड या बेस, कौन एसिड है कौन बेस है, ये चीज पता करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर 7 से कम जो रहता है ना, वो क्या रहता है, एसिड रहता है, और 7 से ज्यादा रहता है वो होता है बेस, ठीक है। 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस रहता है। और जैसे जैसे हम लोग 7 से दूर जाते हैं, 0 के पास आते जाते हैं ना, एसिडिटी जो है ना वो बढ़ता है, या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ते जाता है। वैसे ही अगर हम लोग 7 से 14 के साइड जाते हैं ना, तो यहाँ पर बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होते जाता है, बेसिक नेचर जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो अगर हम लोग देखते हैं रुधिर का पीएच क्या होता है, हमारा मतलब ब्लड का पीएच कितना होता है, तो हमारा कितना होता है इसका 7.4, यहाँ पर आएगा 7.4, मतलब 7 के बाद होगा। तो ये मतलब एकदम हल्का क्षारीय होता है, जो जितना ज़्यादा 14 के पास रहेगा ना वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। तो हमारा आंसर कितना है इसका, 7.4। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब हम लोग आते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। बैंक का क्या काम रहता है, पैसा रखना। बैंक का काम क्या है, बेसिकली पैसा रखना। अब रुधिर बैंक मतलब ब्लड का पैसा को रखना, ऐसा बोल सकते हैं। अब ब्लड का पैसा क्या है, जो हमारा ब्लड होता है ना वो 3 चीज से मिलकर बना है। अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो 2 चीज से बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स है ना उससे। अब इसमें भी क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होता है। वैसे तो सभी बहुत मतलब सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना कार्य है, लेकिन उसके बाद भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आरबीसी का बहुत ज़्यादा काम रहता है। डब्ल्यूबीसी कब काम करेगा, जब हमारे बॉडी में संक्रमण होना रहेगा, उस टाइम ये एक्टिव होगा। बाकी हर टाइम तो आरबीसी को काम करना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है यहाँ से वहाँ, डिलीवरी बॉय है हमारा ये, ठीक है। तो आरबीसी हमारा डिलीवरी बॉय है, तो इसका काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, रुधिर बैंक का कार्य अगर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ आरबीसी से रिलेटेड रहेगा। अब ये लोग क्या होता है, आरबीसी जो रहता है ना उसका एक टाइम स्पैन रहता है, लाइफ स्पैन होता है ना, इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, 120 डेज का, 120 डेज का। उसके बाद फिर ये मर जाता है। तो ये जब मरता है ना तो इसका डेड बॉडी कहाँ जाता है, स्प्लीन में, उसी को बोलते हैं प्लीहा या फिर तिल्ली बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हु डज द वर्क ऑफ ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी, किसको वो करना, मतलब इसको स्प्लीन, जो स्प्लीन जो है ना वो काम करता है ब्लड बैंक की तरह, क्योंकि जितना भी मरा हुआ सेल रहेगा ना सारा का सारा जाएगा स्प्लीन में और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी है, कौन सी धमनी सबसे विशाल है। तो मतलब विशाल इन द सेंस ऐसा बड़ा बड़ा वाला विशाल नहीं, ठीक है, विशाल मतलब कौन सी सबसे ज्यादा लंबी है, इसके बारे में बात करें ना। तो क्या क्या है हमारे पास, वेना कावा, एरोटा, केशिका, निलय, वेना कावा, एरोटा, कैपिलरीज और वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, एरोटा। जो एरोटा वाली धमनी होती है ना वो सबसे विशाल विशाल होती है, मतलब सबसे ज्यादा लंबी होती है। लंबी पूछा जाए तो भी एरोटा है, विशाल पूछी जाए तो भी एरोटा है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और यहाँ हुआ हमारा क्लास कंप्लीट। तो अगर आप लोग को लाइक मतलब सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।